bicycle whenever needed by applying brakes, कि जो हमारी जो बाइसिकल है वो हमारी स्लो हो जाती है whenever needed by applying brakes, जब हम उसको ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो हमारा बाइसिकल है वो हमारा स्लो हो जाता है। Have you ever thought why a vehicle slows down while when a brakes are applied? व्हीकल जो है वो क्यों स्लो डाउन हो जाता है जब उसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। नॉट ओनली व्हीकल एंड एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे को नॉट एंड ओनली व्हीकल, कि कोई व्हीकल नहीं बल्कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सरफेस के ऊपर जो मूव कर रहा होता है, स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब बाहर से इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई करते फिर भी वो जो मूव करता है। नॉट ओनली व्हीकल एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सिर्फ व्हीकल व्हीकल नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन हो जाता है। कोई फोर्स नहीं लग रहा होता बाहर से फिर भी वो स्लो डाउन हो जाता है। फाइनली स्टॉप, वो रुक जाता है। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम, कह रहे हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड, कह रहे क्या हमने ग्राउंड को मूव करते हुए ग्राउंड में, हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड, कह रहे हमने देखा ये ग्राउंड में जो बॉल मूव करती है वो थोड़े टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाती है। व्हाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील, कह रहे कि जब हम देखते हैं जब बनाना पील होता है व्हाई डू वी स्लिप, क्यों हम स्लिप क्यों कर जाते हैं। जैसे फिगर 12.1 में दिखाया हुआ है कि बनाना जो हमारी जो उसका छिलका होता है रास्ते में गिरा होता है तो वो क्यों उसके जो स्लो डाउन हो जाती है, इसकी स्लिप कर जाते हैं। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर, कह रहे बिल्कुल स्मूथ और गीले फ्लोर के ऊपर जो चलना क्यों मुश्किल होता है, ये हम आगे स्टडी करेंगे, इन क्वेश्चंस का हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो हम एक बार स्लो इसको रिवाइज करते हैं। कह रहे जब हम ड्राइवर है कार का जो है अपनी व्हीकल को ट्रैफिक सिग्नल पे स्लो क्यों कर लेता है, और बाइसिकल जो है जस्ट धीरे धीरे चलते चलते वो रुक क्यों जाती है जब ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो कह रहे कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा फिर भी वो रुक जाता है। तो वो कौन सा फोर्स है जो मोशन को रोकता है, वो फोर्स हमारा कौन सा होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो भी फोर्स जो है फ्रिक्शन जो मोशन को रोकता है तो उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हैव यू सीन अ मूविंग बॉल, कह रहे ग्राउंड के ऊपर जो बॉल मूव करते करते वो फाइनली स्टॉप हो जाती है, तो उस मोशन को कोई ना कोई फोर्स तो रोक रहा है, वो हमारा क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कह रहे व्हाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील, कह रहे जब बनाना पील गिरा होता है तो उसके ऊपर हम स्लिप क्यों कर जाते हैं। व्हाई इज इट डिफिकल्ट ऑन अ स्मूथ और वेट फ्लोर, गीले फ्लोर के ऊपर चलना क्यों मुश्किल होता है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम आगे स्टडी करेंगे। हमने आज पता लगाया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जो फोर्स मोशन को रोकता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इन सारे हम क्वेश्चंस का ऊपर वाले क्वेश्चंस का आंसर मिल गया कि इसकी स्पीड क्यों कम हो जाती है, जो क्यों रुक क्यों जाती है मूविंग बॉल धीरे धीरे, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, तो उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है जो मोशन को रोकता है। उसके बाद है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक्टिविटी 12.1 जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, कह रहे एक टेबल लो उसके ऊपर एक बुक रख दो, जैसे 12.2 ए में दिखाया हुआ है। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस, कह रहे जो बुक है धीरे चलते चलते जो है रुक जाती है। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, फिगर 12.2 बी। डज द बुक स्टॉप आफ्टर दिस टाइम, कह रहे जो बुक जो है क्यों स्टॉप हो जाती है इस टाइम के बाद। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, क्या हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, कह रहे जो है एक टेबल के ऊपर एक बुक रखो, जैसे फिगर 12.2 ए में दिखा हुआ है। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस, कह रहे काफी डिस्टेंस पे चलने के बाद वो क्यों रुक जाती है। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। डज द बुक स्टॉप आफ्टर दिस टाइम, क्या वो बुक थोड़ा टाइम के बाद रुक जाती है। तो हमने एक्टिविटी 12.1 में क्या देखा कि हमने एक बुक ली, उसको हमने एक बुक ली टेबल के ऊपर, उसको हमने पुश किया। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंसेस, ये कह रहे कि ये जो धीरे धीरे चलते चलते क्या रुक जाती है। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, कह रहे ये जो सारी की सारी हमने एक्टिविटी रिपीट करनी है, पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, और बुक को जो हमने अपोजिट डायरेक्शन से पुश करना है। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम,
क्या वो बुक रुक जाएगी? कैन यू थिंक ऑफ एन दिस एक्सप्रेशन? कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इमोशन? कह रहा कि बुक को कोई फोर्स है जो रोक रहा है। क्या वो फोर्स कौन सा है? हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो भी फोर्स हमारा मोशन को रोक रहा है तो उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो 12.2 ए भी दिखा हुआ है, फोर्सेस अपोजिट रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। तो कह रहे कि जो बुक और टेबल के बीच में जो हमारा मोशन हो रहा था उसको अपोज कर रहा था। कौन अपोज कर रहा था? फ्रिक्शन। तो हमने एक्टिविटी 12.2 में हमने देख लिया कि जो बुक को मोशन को जो रोक रहा है वो फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. कि जहां हम अगर हमने फोर्स हमने लेफ्ट में लगाया तो फ्रिक्शन राइट में लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा अप्लाइड फोर्स के। यू में अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, अगर हम राइट में फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन हमारा लेफ्ट में लगेगा। तो सारे ही केसेस में फोर्स जो है मोशन ऑफ द बुक को रोकता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द अप्लाइड फोर्स। जहां पे भी अप्लाइड फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। इन द अबोव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। ये जो हमने ऊपर एक्टिविटी पढ़ी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इसके बीच में लगा? सरफेस ऑफ द बुक के और टेबल के बीच में लगा। तो आगे हम पढ़ रहे हैं कि यह फ्रिक्शन सरफेस के लिए सेम होता है, क्या फ्रिक्शन स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता? तो हम इससे पहले आगे स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि फ्रिक्शन जो है, हमने डेली लाइफ में 2-3 एग्जांपल देखे कि मूविंग बॉल है वो धीरे धीरे रुक जाती है और हमारे जो ब्रेक अप्लाई करते हैं बाइसिकल के ऊपर वो रुक जाती है बाइसिकल। तो ये कोई ना कोई इसके ऊपर फोर्स हो रहा है जो उसके मोशन को रोकता है। वो फोर्स क्या होता है? हमारा फ्रिक्शन। तो हमने एक टेबल और एक बुक का एग्जाम्पल लिया। जो बुक है हमने टेबल के ऊपर देखी और देखा कि वो जो थोड़े टाइम चलने के बाद वो रुक जाती है। तो उसके उसके मोशन को जो रोक रहा है वो कौन रोक रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोक रहा है। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, अगर हम अप्लाइड फोर्स हमारा लेफ्ट में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा राइट में लगेगा। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स राइट में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा लेफ्ट में लगेगा। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने स्टडी किया। यू सो दैट यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट। तो हम हमेशा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जहां पे हमारा अप्लाइड फोर्स होगा। और उसके बाद हमारा जो है कह रहे कि किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? हमारा स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करता है या सेम होता है। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन को हमारा कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसके लिए एक्टिविटी 12.2 लेंगे। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। कह रहे एक ब्रिक लो और उसको जो है स्प्रिंग से बांध दो। पुल द ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस। और उसको ब्रिक से जो है हमारे को खींचो। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। किसके लिए हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है? नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। कह रहे हमने इसको स्ट्रिंग को टाई किया ब्रिक से और उसको जो ब्रिक को अगर हमने स्प्रिंग बैलेंस से बांधा, यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। कह इसको हमने इसको इसको हमें करने के लिए कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। तो ये क्या देता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देता है बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक और फ्लोर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेजर करता है ये। तो कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो फ्रिक्शन को हमारा अफेक्ट कर रहे हैं, ये हम स्टडी कर रहे हैं एक्टिविटी 12.2 में। कह रहे एक स्प्रिंग है उसको हमने ब्रिक से बांधा है। पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। उसको हमने स्प्रिंग बैलेंस से जो बांध दिया, हमने ब्रिक को जो है धागे से बांधा और धागे को हमने स्प्रिंग बैलेंस से बांध दिया। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव। और उसकी रीडिंग नोट की, कितना जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस जो है कितनी इसकी रीडिंग आई, वो हमारी क्या देगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो हमारे को हमने ब्रिक को हमने थ्रेड से बांधा, उसको फिर स्प्रिंग बैलेंस से जैसे 12.3 में दिखा हुआ है इससे बांधा। जितनी हमारी स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आएगी वो हमारा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक। कह रहे अब ब्रिक को के ऊपर जो है पॉलिथीन बांध दो एंड रिपीट द एक्टिविटी। और सेम एक्टिविटी करो। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस? कह रहे हम ऑब्जर्व करते हैं, डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, कि क्या उसमें रीडिंग में डिफरेंस आता है? व्हाट माइट बी द रीजन?
For the difference, repeat this activity by wrapping a piece of jute bag around the brick. What do you observe? कह रहे हम अब जूट बैग बांध के देखेंगे तो फिर डिफरेंट रीडिंग आएगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सब केस में अलग आएगा। अगर सिंपल ब्रिक लेते हैं उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलग आएगा। अगर उसको हमने पॉलिथीन से बांधा तो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलग आएगा। जूट बैग से बांधा तो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलग आएगा। तो उसके बाद हमारा हमने इसको किससे मेजर किया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया। तो स्प्रिंग बैलेंस जो हम कैसे क्या कहाँ यूज करते हैं और स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस इज द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो नीचे दिखा हुआ है स्प्रिंग बैलेंस है, इसको हम लैब में भी हम देखते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होती है जो फोर्स मेजर करती है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कोल्ड स्प्रिंग व्हिच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग अ ग्रेजुएट स्केल। क्या जो स्ट्रेचिंग है स्प्रिंग की उसको हम एक पॉइंटर से मेजर करते हैं मूविंग ऑन अ ग्रेजुएट स्केल। ग्रेजुएट स्केल के ऊपर जो मेजर होता है, द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जो इसके ऊपर जो स्केल के ऊपर जो रीडिंग होती है वो मैग्नीट्यूड देती है फोर्स की। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो फोर्स मेजर करती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कोल्ड स्प्रिंग व्हिच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो हमारा जो फिगर नीचे दिखा हुआ है स्प्रिंग बैलेंस है वो फोर्स मेजर करने के लिए काम आता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कोल्ड स्प्रिंग। तो इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, कोल्ड स्प्रिंग लगा होता है, which gets stretched when a force is applied on it। तो कह रहे हैं इसके अंदर कोल्ड स्प्रिंग लगा होता है which gets stretched, जो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाता है, जो नीचे दिखा हुआ है स्प्रिंग लगा होता है इसके अंदर। जो स्ट्रेचिंग है स्प्रिंग की उसको हमने पॉइंटर से मेजर करते हैं कि स्केल की स्केल बना होता है ग्राम में, जैसे हमारा फिगर में दिखा हुआ है। तो इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में पॉइंटर लगा होता है और पॉइंटर जो है रीडिंग देता है कि कितनी मैग्नीट्यूड है फोर्स का। तो स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसी डिवाइस है जो फोर्स जो है किसी बॉडी पे कितना लगता है उसको मेजर करती है। उसके बाद है एक्टिविटी 12.3, मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर ऑन अ टेबल। यू मे यूज द वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स और बुक्स। फिगर 12.4 ए कह रहे कि एक इंक्लाइन प्लेन बनाना है ऑन अ स्मूथ फ्लोर ऑन अ टेबल। यू मे यूज द वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स। कह रहे हमने एक इंक्लाइन प्लेन बनाना है स्मूथ फ्लोर के ऊपर ऑन अ टेबल। यू मे यूज अ वुडन बोर्ड। तो हम जो है वुडन बोर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट ए। कह रहे अपने पेन से जो है एक पॉइंट मार्क कर दो ऑन द इंक्लाइन प्लेन। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। और जो ये हमारा फिगर दिखा हुआ है ए में, तो हमारा कह रहे हैं कि इंक्लाइन प्लेन लो बनाओ ऑन अ स्मूथ फ्लोर। टेबल के ऊपर एक इंक्लाइन प्लेन बनाना है। यू मे यूज अ वुडन बोर्ड, हम लकड़ी का बोर्ड भी यूज कर सकते हैं सपोर्टेड बाय ब्रिक्स और बुक्स। बुक से और जो है ब्रिक से सपोर्ट कर सकते हैं हम, जैसा दिखा हुआ है ए में। तो हम एक इंक्लाइन प्लेन बना सकते हैं बुक्स और हमारा जो ऊपर प्लेन है इससे हमने इंक्लाइन प्लेन बना लिया। और उसको हमने क्या किया, नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। नाउ हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नोट डाउन द distance. Now spread a piece of cloth over the table. Make sure that there is no wrinkle on the cloth. किसके ऊपर wrinkle नहीं होने चाहिए। Note down the distance. और कितनी distance तक वो move किया उसको हमने note करना है। Now spread a piece of cloth over the table. कह जो हमारा फिगर दिखा हुआ है हमने एक इंक्लाइन बनाया, इंक्लाइन प्लेन बनाया और उसको सेल को ऊपर से मूव करा दिया। तो हमने देखना है कि सेल कहाँ तक मूव करेगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्लॉथ रख दिया रास्ते में और उसके बाद फिर हमने स्प्रिंग बैलेंस को उसको स्प्रिंग हमारा जो सेल है इसको फिर मूव कराया हमने। तो हमने देखा कि जो हमने क्लॉथ रखा तो क्लॉथ के ऊपर वहां पे उसकी स्पीड जो है डाउन हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो आगे मूव करेगा। तो जहां पे भी हार्डनेस दिखाई देगी वहां उसका जो है मोशन स्लो हो जाएगा। तो जहां पे भी हार्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो वहां पे जो है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जहां पे भी क्लॉथ रखा हुआ था वहां पे उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो उसकी स्पीड स्लो होने की वजह से तो वहां पे जो है बॉडी रुक जाएगी। तो हमारा वो सेल वो रुक जाएगा। और अगर आगे वो क्लॉथ नहीं मिलेगा तो फिर वो आगे मूव करेगा। उसके बाद है हमारा रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। कह रहे अगर हमने ऊपर सैंड कर लगा दी टेबल के ऊपर तो मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट दिस एक्टिविटी। स्लोप जो है हमारा ऊपर जो हमारे इंक्लाइन प्लेन बनाया हुआ है उसका स्लोप सेम होना चाहिए
in which case the distance covered is the minimum. Why is the distance covered by pencil cell different every time? कहते अगर हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ था रास्ते में, तो जो पेंसिल सेल था वो ज्यादा डिस्टेंस तक मूव कर पाया। अगर रास्ते में हमने क्लॉथ रख दिया तो थोड़ा सा कम डिस्टेंस मूव करा। अगर सैंड रख दिया तो और भी कम रखा किया। तो कह रहे कि ये जो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी डिस्टेंस तक वो हमारा सेल जाएगा, वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारे रास्ते में कौन सा मटेरियल रखा हुआ है। अगर हमारा मटेरियल हमारा ऐसा रखा है कि इसका जो हार्ड है, अगर तो हार्ड है तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वो बॉडी को वो जल्दी रोक लेगा। ट्राई टू रीजन व्हाई, डिस्कस द रिजल्ट। Does the distance covered depend on the nature of the surface? तो yes, डिस्टेंस जो है नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो हार्ड है तो वो जल्दी रुक जाएगा, अगर हमारा जो स्मूथ है तो वो ज्यादा टाइम तक वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्मूथनेस जो है स्मूथनेस जो सरफेस की वो डिपेंड करती है अफेक्ट द डिस्टेंस। आई शैल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल। Friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact. Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. Irregularities on two surfaces lock into another. When we attempt to move any surfaces, we have to apply a force to overcome interlocking. On rough surface there are a larger number of irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved. फ्रिक्शन जो है इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो फ्रिक्शन है इरेगुलरिटीज की वजह से होता है। इवन दो सरफेसेस व्हिच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज इन देम। जो सरफेस जिसमें जो वैसे तो स्मूथ अगर नजर आता है तो उसके अंदर बहुत सारी जो है माइन्यूट इरेगुलरिटीज होती हैं। इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेस lock into one another. When we attempt to move any surfaces, we have to apply a force to overcome interlocking. On rough surface पे there was a large number of irregularities. रफ सरफेस पे बहुत सारी रेगुलरिटीज होती हैं, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ग्रेटर होता है इफ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। अगर रफ सरफेस है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो अगर कह रहे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो दो सरफेस जो हमारे कांटेक्ट में आ रही है, टेबल और जब बुक हमारे कांटेक्ट में आ रही है, तो उसके बीच में कितनी इरेगुलरिटीज हैं वो भी डिपेंड करती है कि फ्रिक्शन कितना होगा। इवन दो सरफेसेस व्हिच अपीयर वेरी स्मूथ हैव, कि कोई सरफेस कई बार दिखता तो स्मूथ है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। कह रही जैसे हमारा टेबल हमारे को दिखाई दे रहा है कि हमारा स्मूथ है, लेकिन इसको अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज दिखाई देती हैं। 12.5 में दिखा हुआ है। तो बुक को चलने के लिए भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, तब हमारी बुक है आगे मूव कर पाती है। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। उसके बाद है वी सी दैट फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग और इरेगुलरिटीज इन टू सरफेसेस। तो जो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये कह रहे कि हमारे सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटीज होती हैं, उसकी वजह से होता है। It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it. कह रहे कि अगर कोई भी इसके ऊपर नहीं बैठा, you can experience it by dragging a mat. कह रहे हम उसको मैट को ड्रैग करके देख सकते हैं when a person is sitting on it, जब पर्सन इसके ऊपर बैठता है। Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. You have no such experiences that get experienced now. What is easier, to move the box from rest or to move it when it is already in motion? The force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is a measure of static friction. तो हमारे फ्रिक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मेनली जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो इसको हमने क्या देखा कि फ्रिक्शन है वो इरेगुलरिटीज की वजह से आता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होगा अगर इफ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। अगर दोनों सरफेस को अगर हमने हार्डली प्रेस किया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होता जाएगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट।
कह रहे जब मैट के ऊपर कोई भी नहीं बैठा तो उसको हमने ड्रैग करके देखेंगी, तो एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग, अगर उसके ऊपर पर्सन बैठा है तो उसके ऊपर उसको ड्रैग करके देख सकते हैं, और एक पर्सन नहीं बैठा तब उसको ड्रैग करके देख सकते हैं। रिकॉल योर एक्सपीरियंसेस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जो हमने अगर हम पूरे बॉक्स को अगर हम उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कराते हैं, यू हैव नो सच एक्सपीरियंसेस, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। कहते नीचे दिखाया हुआ है कि एक बॉक्स को मूव करा रहे हैं जो ऑलरेडी रेस्ट पे था, और when it is already in motion, the force required to overcome friction at instant an object start moving from rest is a measure of static friction। कह रहे जो अब ये हमारा बॉक्स है और रेस्ट पे पड़ा हुआ है, इसको ओवरकम करना पड़ेगा इसको मूव कराने के लिए। ऑन द अदर हैंड, the force required to keep the object moving along with the same speed is a measure of sliding friction। तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को मूव कराने की कोशिश कर रही है लेकिन हमारा बॉक्स एक्चुअली में मूव नहीं कर रहा, तो वो हमारा क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को स्लाइड करा रही है तो ये हमारा क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। When the box starts sliding, the contact point on the surface do not get enough time to lock into contact on the floor, so the sliding friction is slightly smaller than the static friction। तो कह रहे हैं इन दोनों में से कौन सा फ्रिक्शन जो स्मॉलर होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है हमारा स्मॉल होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड यू फाइंड इट समवट इजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन इट गेट स्टार्टेड। तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन और हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हमने स्टडी किया, इसको हम दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे। इसके आगे हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल, और उसके बाद हमारा है कि फोर्स ऑफ हमारा फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। तो हम इससे पहले जो हमने आज एक बार पढ़ा उसको हम रिवाइज करते हैं। हमारा फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो मोशन को रोकता है, जो अपोज करता है फोर्स मोशन को, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने डेली लाइफ में हमने एग्जांपल देखे कि जो बॉल है वो क्रिकेट बॉल है, धीरे धीरे चलते हुए रुक जाती है, तो वो हमारा क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एक्टिविटी 12.1 में दिखाया हुआ है कि एक बुक है हमारी, वो हमारी जो चलते चलते ये जो हमारी बुक है, इसको हम प्रेस करते हैं तो वो रुक जाती है थोड़े टाइम बाद, तो इसको कोई ना कोई फोर्स रोक रहा है। तो फोर्स जो है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो दो बॉडी के कांटेक्ट में आने के बाद लगता है। वो दो बॉडी क्या है, हमारी बुक और एक हमारी टेबल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन के बिल्कुल अपोजिट लगता है। अगर हम अप्लाइड फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा राइट डायरेक्शन में होगा, और हमारा अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा राइट डायरेक्शन में है तो हमारा जो फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स है लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों जो है हमारे फोर्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम अपोजिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो ये रिलेटिव मोशन को हमेशा रोकता है। उसके बाद है फ्रिक्शन जो है सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है ये नहीं करता है, इसके आगे हम स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन जो है जो फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी, एक स्ट्रिंग लिया था, उसको हमने एक स्प्रिंग और एक हमने ब्रिक यूज की थी, उसको हमने स्प्रिंग बैलेंस से बांधा था। उसको हमने बांधने के बाद जो ब्रिक है वो पुल्ड होती है स्प्रिंग बैलेंस से उसको बोलते हैं, उसको हम जो बुक को जो हमारी बॉक्स है हमारा, जो हमारी ब्रिक को हमने अगर इसको हमने स्प्रिंग बैलेंस से इसको हम खींचते हैं तो उसके पास क्या होता है, ब्रिक इज बीइंग पुल्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। जो ब्रिक है वो पुल्ड होती है स्प्रिंग बैलेंस से। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। तो हम ये एक्टिविटी को रिपीट करते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, क्या उसकी हमने रीडिंग में कोई डिफरेंस नजर आया? What might be the reason for the difference? Repeat this activity by wrapping a piece of jute bag around the brick. What do you observe? कह रहे ये हमने जूट बैग से हम ये एक्टिविटी कर सकती हैं बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक। अगर हमने कह रही ये एक्टिविटी हम सेम एक जूट बैग से इसको ब्रिक को कवर करके या और पॉलिथीन से कवर करके इसकी हम रीडिंग लेते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमारा वो तीनों केस में अलग आता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम किससे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। इसके बाद हमने स्प्रिंग बैलेंस के बारे में पढ़ा कि स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होती है जो
फोर्स को मेजर करती है। इसके अंदर एक कोल्ड स्प्रिंग लगी होती है और जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तब ये स्ट्रेच हो जाती है और स्ट्रेचिंग जो है पॉइंटर की वो मेजर करती है, वो फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेजर करती है। उसके बाद है एक्टिविटी 12.3। तो हमने एक इंक्लाइन प्लेन लेना, उसको हमने स्मूथ फ्लोर पे और टेबल पे रखना। यू में यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय अ ब्रिक और बॉक्स, पुट अ मार्क विद पेन एट पॉइंट A on the inclined plane. Now let a pencil cell move down from this point. How far does it move on the table before coming to rest? तो हमने एक इंक्लाइन प्लेन बनाना है, तो इसके लिए हमने लिखा हुआ है ए पार्ट में लिखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे स्मूथ सर्फ फ्लोर पे और टेबल पे, और उसके हम ऊपर हम वी में यूज द वुडन बोर्ड। तो हम एक लकड़ी का बोर्ड यूज कर सकते हैं और ब्रिक से सपोर्ट कर सकते हैं, बुक से इसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें बुक से सपोर्ट किया हुआ है, लकड़ी का बोर्ड यूज किया हुआ है, तो इंक्लाइन प्लेन बना दिया। अब पूरे एक्सपेरिमेंट में जो इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है नीचे से वो सेम रहना चाहिए। और इसमें जो हमारे इसके लिए हमने क्या किया उसके बाद, नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ऊपर से हमने पेंसिल सेल को मूव करा दिया और नोट डाउन द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को नोट कर लो। अब उसके टेबल के ऊपर एक हमने क्लोथ डाल दिया, फिर उसको स्प्रिंग बेल हमारा जो सेल है उसको मूव कराया। सेल को जैसे ही मूव कराएंगे, हम पेंसिल सेल को मूव कराएंगे, जैसे सेल को मूव कराएंगे तो जहां पे क्लोथ होगा वो रुक जाएगा। वो क्यों रुक जाएगा? क्योंकि वहां पे क्लोथ रखा हुआ है। क्लोथ मतलब रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे जो है हमारा पेंसिल सेल रुक जाएगा। रफ सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो थोड़ा स्लो, वो जो रुक जाएगा फिर दोबारा चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ ज्यादा होगा? हमारा रफ सरफेस पे ज्यादा होगा। तो उसके बाद कह रहे हैं कि अब उसके बाद यही एक्टिविटी जो है सैंड के ऊपर करनी है। फिर उसकी हमने देखनी है कि किस किस किन तीनों कंडीशन में जो हमारा ये स्लो डाउन हो जाएगा। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम। कह रहे कौन से केस में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कवर्ड होगी। Why is the distance covered by the pencil cell different from any time? Try to reason why. Discuss the result. कह रहे कौन से केस में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो मिनिमम होगी। Why is the distance covered by the pencil cell different every time? कह रहे जो डिस्टेंस जो कवर्ड है पेंसिल सेल की वो अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि जहां पे भी हमारा रफ सरफेस होगा वो वहां पे मोशन रुक जाएगा और डिस्टेंस कम ट्रेवल्ड होगी। तो जहां पे भी रफनेस होगी वहां जो है पेंसिल सेल जल्दी रुक जाएगा। Does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell move? ये जो distance है वो क्या nature of surface के ऊपर depend करती है? Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? I shall try this activity by wrapping a piece of sandpaper around the cloth. Friction is caused by irregularities on the two surfaces in contact. ये जो friction है वो हमारी irregularities की वजह से होता है। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. कहते जो सरफेस जिसके ऊपर वो जो बहुत स्मूथ होता है उसके अंदर फिर भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज नजर आती हैं। इरेगुलरिटी जो है एक दूसरे को लॉक कर देती हैं। तो कह रहे कि जो डिस्टेंस है हमारे ऊपर, हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर सरफेस हार्ड है तो हमारी डिस्टेंस जो है कम कवर होगी। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? I shall try this activity by wrapping a piece of sandpaper around the cell. कह रहे ये एक्टिविटी मैं दोबारा करूंगा अगर हमने सेल को अगर सैंड पेपर से कवर कर लिया तो फिर भी वो जल्दी रुकेगा या कम रुकेगा। अगर वो हार्ड होगा वो तो जल्दी रुक जाएगा, स्मूथ होगा तो और तेज मूव कराएगा। तो फ्रिक्शन जो है हमारा, friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact, even those surfaces which appear very smooth. कि कोई भी सरफेस है हमें स्मूथ नजर आता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं। टेबल हमें स्मूथ नजर आ रही है लेकिन इसके अंदर इरेगुलरिटीज होती हैं। अगर हम उसको हम माइक्रोस्कोप वगैरह से देखते हैं तो इसके अंदर हमारी इरेगुलरिटीज नजर आती हैं। जैसे 12.5 में दिखा हुआ है, when we attempt to move any surface we have to apply a force to overcome interlocking. तो कह रहे अगर हमने किसी भी चीज को इस टेबल के ऊपर मूव कराना है तो इस इंटरलॉकिंग को हमने ओवरकम करना पड़ेगा। तो on rough surface there are larger number of irregularities. कह रहे रफ सरफेस पे बहुत सारी irregularities होती हैं। so the force of friction is greater. तो force of friction जो है हमारा greater होता है अगर रफ सरफेस होता है। तो रफ सरफेस पे force of friction हमारा ज्यादा होता है।
उसके बाद हमारा है we see that friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. फ्रिक्शन जो है irregularities की वजह से होता है. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it. कह रहे अगर मैट के ऊपर कोई भी नहीं बैठा तो उसको ड्रैग करके देखो, एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग और उसके पर्सन अगर इसके ऊपर बैठा है तब उसको ड्रैग करके देखो, तो किस केस में जो फ्रिक्शन जो है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम व्हेन यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कि जो हमने नीचे बॉक्स है इसको अगर हम प्रेस करते हैं, मूव